स्वस्थ एवं प्रसन्न मनस्थिति की मात्रा से सारे लोग परिचित हैं। समाज में हम प्रायः देखते हैं कि बहुत सारे लोग सदैव प्रसन्न, खुशमिजाज और प्रफुल्ल मनस्थिति में रहते हैं। उनके मन में नए नए विचार भी आते हैं जिनके आधार पर वो प्रगति के नए कीर्तिमान भी स्थापित करते हैं और उनका सामाजिक जीवन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके विश्लेषण किया जाए तो प्रायः पाया ये गया है जिन परिवारों में पारिवारिक व्यवस्था सुंदर, सुव्यवस्थित, समुन्नत होती है, वहां का प्रत्येक सदस्य इस मनस्थिति से लाभान्वित होता है। उसके विपरीत यदि भौतिक उपलब्धियां, शैक्षिक योग्यताएं और सामाजिक उपलब्धियां भी हों, किंतु यदि व्यक्ति की पारिवारिक सुव्यवस्था सही नहीं है तो वो सदा कहीं न कहीं खिन्न मनस्थिति में बना ही रहता है। वो चाहते हुए भी उससे विलग नहीं हो पाता। कहा तो ये जाता है कि जैसे एक जूते की कील बार बार चुभ चुभ करके व्यक्ति को परेशान करती रहती है, ठीक उसी प्रकार से परिवार में कोई भी अव्यवस्था, कोई भी अवांछनीयता, कोई कमी यदि हुई तो बार बार परिवार के प्रत्येक सदस्य को वो प्रभावित करती रहती है और वह उसके प्रगति पथ पर बढ़ते कदमों में बेड़ियों की भांति उसको जकड़े रहती है। अतः बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी पारिवारिक व्यवस्था को एक अच्छा स्वरूप बनाने के लिए में प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। इस संदर्भ में समाजशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपना बृहद चिंतन प्रस्तुत किया है। गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य ने तो परिवार निर्माण का एक अभियान ही प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत एक ही सूत्र है कि हमें अपने अन्य कार्यों के साथ अपने परिवार को सुव्यवस्थित बनाने में बहुत महत्व देना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि देखिए, शैक्षिक योग्यता के लिए, अन्य कला कौशल के विकास के लिए तो तमाम सारे विद्यालय भी होते हैं, संस्थाएं होती हैं, किंतु सद्गुण सीखने के लिए, चारित्रिक विकास के लिए कोई विशिष्ट पाठशाला नहीं होती जिसमें कि इस संदर्भ में लोगों को पढ़ाया जाए। और मुख्य बात तो ये है कि हमारा परिवार ही एक ऐसी पाठशाला है जहां पर सद्गुणों का, अच्छी आदतों का, पारस्परिक तालमेल का विकास किया जाता है, सिखाया जाता है। और सीखते सीखते वही सदस्य जो पहले सीखता है बाद में उसी में अध्यापक के रूप में हो जाता है और वो आगे आने वाली पीढ़ी को उन्हीं गुणों के विकास के लिए प्रयासपूर्वक सिखाता है, शिक्षण प्रदान करता है। क्योंकि घर के सभी काम, परिवार के सभी सदस्य जब मिलजुल करके करते हैं तो मिल बांट कर करने से ये कार्य आसानी से ही नहीं संपन्न हो जाते। पारस्परिक सौमनस्य और प्रसन्नता के वातावरण का भी निर्माण होता है। ये
एक अच्छा खासा मनोरंजन का भी काम करते हैं। श्रमशीलता सबसे बड़ा सद्गुण है। इसके आधार पर किसी भी क्षेत्र में उन्नति की जा सकती है। अन्यथा श्रमशीलता की उपेक्षा कर दी गई तो आलसी, निकम्मे व्यक्ति सदा दरिद्र, अनगढ़ और पिछड़े हुए ही रहते हैं। साथ ही दुर्बल, बीमार, सुस्त और मतिमंद भी हो जाते हैं। किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। मेहनत करने को अपमान या दुर्भाग्य जो मानते हैं वो सदा पिछड़े ही बने रहते हैं। इस कला का अभ्यास घरेलू कामों को मिलजुल कर करने में बहुत आसानी से होता है। वैसे भी सिद्धांत है, जो खाता है उसे कमाना चाहिए। इसके लिए परिवार से संबंधित सभी कामकाज करना सभी लोग सीखें तो एक अच्छे वातावरण का निर्माण होता है। आज सहकारिता समय की आवश्यकता है। उसे विकास का मेरुदंड कहा जा सकता है। अगले दिनों व्यवसाय कार्य भी सहकारिता के आधार पर ही चल सकेंगे। अपना अपना काम हर व्यक्ति अलग अलग करे तो उसमें शक्ति का असाधारण अपव्यय होता है और व्यक्ति उसका अभ्यस्त न होने से तथा संकीर्णतावादी दृष्टिकोण के कारण एक अच्छे वातावरण का निर्माण नहीं हो पाता। लार्जर फैमिली का सिद्धांत सभी समाजशास्त्री बहुत खुले हृदय से स्वीकार कर रहे हैं। इसके लिए हमारा परिवार सबसे बड़ी पाठशाला है। उसका अभ्यास करें। घर का सारा काम सहकारिता के आधार पर करें तो हम सब में स्वाभाविक रूप से स्वावलंबन का विकास होने लगता है। काम चोरी की आदत अपने आप समाप्त हो जाती है। स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुसज्जा के पीछे कलाकारिता एवं परिश्रमशीलता का समावेश हो जाता है। जब इस ओर हमारे बच्चे, हमारे सदस्य प्रवृत्त होते हैं तो उन्हें नए नए विचार स्वाभाविक रूप से आते हैं। इतना ही नहीं, घर के स्नानागार, शौचालय से लेकर नालियों तक की सफाई हमें इस तरह करनी चाहिए जिसमें प्रतीत हो यहाँ सूर्य मूर्तिमान होकर जीवित है। एक के जुम्मे न हो, कार्यों को बदलते रहा जाए। परिवार में अधिक व्यक्ति हो तो टोलियां बना ली जाए और मिलजुल करके कार्यों को विभाजन समय के अनुरूप बदलते रहा जाए। तो जहाँ एक जिम्मेदारी का विकास होता है वहीं परिश्रमशीलता का भी विकास होता है। आलस्य और प्रमाद प्रगति के सबसे बड़े शत्रु हैं। अतः घर में क्रियाशीलता, सृजन क्षमता विकसित होने लगे। इसके लिए घरेलू घर में ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए। इसका बहुत अच्छा माध्यम है घरेलू शाक वाटिका एवं पुष्प वाटिका। इसमें बच्चों से लेकर के बड़ों तक जिम्मेदारी बांटी जाए। उनको वाटिका को सींचना, संभालना का प्रशिक्षण दिया जाए तो जहाँ एक अच्छी प्राकृतिक अभिरुचि का विकास होता है वहीं उन्हें मन में प्रसन्नता भी आती है और कार्य करने का संतोष भी आता है। वैसे भी ताजे साग कुपोषण की अचूक दवा है। अरे अधिक नहीं तो कम से कम चटनी लायक धनिया, पुदीना, मिर्च, अदरक जैसी चीज़ें तो गमलों में आसानी से उगाई जा सकती हैं। इससे पैसा भी बचता है और सृजनात्मक क्षमता का विकास भी होता है। जब परिवार में सबको काम देते रहें तो नए काम खोजें और पैदा किए जा सकते हैं। बिस्तरों को हर दिन धूप में डालना, उठाना, मिर्च मसालों को घर पर कूटना, पीसना, खाद्य पदार्थ आदि का धूप लगाने से जहाँ पर हमें शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध होती है वहीं पर हम सब में एक दायित्व का बोध भी होता है। इसी प्रकार से टूटी फूटी वस्तुओं की मरम्मत अपने आप में काम है। प्रायः हो जाता है कोई
छोटी मोटी कमी किसी चीज़ में आ गई, उसे ठीक न की गई तो वो बढ़ते ही रहती है। इसके विपरीत अगर जागरूकता है तो फर्नीचर, गैस, बैग, पलंग, साइकिल आदि में जहाँ टूट फूट प्रारंभ हो उसे मिस्त्री से कराने की अपेक्षा घर पर ही ठीक कर लेने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसे अपनी अक्ल से या किसी जानकार की सलाह से न किया जा सके, टूटते ही वस्तुओं को ठीक करना और नई खरीदने की नीति में परिवर्तन करके घर पर उनकी मरम्मत करने में जहाँ पैसा बचता है वहीं देखने और करने वाले को व्यवहारिक बुद्धि का विकास होता है। घर में बहुत सी वस्तुएं सरलतापूर्वक अपने आप ठीक की जा सकती हैं। जहाँ फर्श टूट रहा हो उसकी हाथों हाथ मरम्मत कर दी जाए। यदि थोड़ी हिम्मत और बढ़ सके तो महीने में एक रविवार निकालकर अपने छोटे से घर में के फर्नीचर पर साफ सफाई की जा सकती है, उस पर पॉलिश की जा सकती है। इन कार्यों का परिणाम हाथों हाथ दिख पड़ता है। कोई भी आगंतुक इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। स्वास्थ्य और सुसज्जा की दृष्टि से ये सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उसमें कलात्मकता का विकास होता है। आज मिलावट का युग है। कोई भी चीज शुद्ध होगी ये संदेहास्पद ही रहता है। अतः बहुत आवश्यक है कि हम अपने परिवार में ऐसी परंपरा प्रचलित करें कि मसाले, अन्य तमाम सारी चीज़ें जो आसानी से की जाती हैं उन पर स्वावलंबन आश्रय लेकर के घर में ही उनको तैयार करें। और वैसे भी घरेलू मसालों, जड़ी बूटियों से छोटी मोटी बीमारियों का इलाज का ज्ञान हम लोगों को होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी किचन, हमारे रसोई घर में जो चीज़ें हींग, जीरा, अजवाइन, सौंफ आदि जो चीज़ें उपलब्ध हैं ये मात्र मसाला नहीं है, अपितु इनकी औषधीय गुण भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। और इनका अगर हमें ज्ञान हो जाए तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टरों के यहाँ चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और हम आसानी से अपनी तथा घर वालों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। इसके साथ ही मितव्ययिता और सुव्यवस्था ऐसे सद्गुण हैं जिनमें कभी भी खाली समय गंवाने की नौबत नहीं आती और आलसी तथा अपव्ययी होने का दुर्गुण भी हम पे नहीं आ पाता, क्योंकि जब पैसे के प्रति एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण हमारे अंदर आ जाता है तो हम निरर्थक पैसे को व्यय नहीं करते। तो एक कहावत भी गई है कि मनी सेव्ड इज मनी अर्न, अर्थात जो हम पैसा खर्चा बचा लेते हैं, जो पैसा बचा लेते हैं उसे भी हमें कमाई के रूप में ही हमें मानना चाहिए। तो मितव्ययिता का गुण प्रत्येक सदस्य में विकसित होना बहुत ही आवश्यक है। ये कंजूसी नहीं है, अपितु इसको पैसे के प्रति विवेक की दृष्टिकोण की संज्ञा दी जानी चाहिए। मिलजुल कर कार्य करने की पद्धति से किसी के बीच मनोमालिन्य भी नहीं आता। किसी में कुछ समय पहले कुछ कह सुनन हो गई हो तो मिलजुल कर काम करते समय हंसने हंसाने की कोई बात कह देने भर से सारी बातें स्वतः साफ हो जाती हैं। एक अच्छी मनस्थिति का निर्माण होता है। समाधान सोचना, माफी मांगना की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये स्वतः ही इनका समाधान हो जाता है। वैसे भी परिवार में मिलजुल कर काम करना बहुत उपयोगी होता है। गृह व्यवस्था में किसी हेर फेर की आवश्यकता हो, कोई नई योजना सोचनी हो तो काम करते समय उस विषय पर हल्का फुल्का विचार विनिमय करते रहने से परिवार की परिस्थिति, समस्या एवं योजना जानने को मिलती है और प्रत्येक सदस्य में जिम्मेदारी की भावना का विकास भी होता है।
परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम जी शर्माचार्य ने इसे पारिवारिक संसद का नाम दिया है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी और अपने अपने विचारों को व्यक्त करे और उस अनुरूप सबकी सहमति से जब कोई प्रारूप निर्धारित किया जाता है, उसमें सारे के सारे लोग उसके निष्पादन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और प्रत्येक सदस्य अपने को उन परिस्थितियों में फिट कर लेने की बात संकेत मात्र से ही समझ जाता है। इसके लिए कोई विचार गोष्ठी करने या समझाने बुझाने की बहुत आवश्यकता नहीं होती। जब परिवेश वातावरण ऐसा बनाया जाता है तो स्वतः सभी लोग उसी प्रकार का कार्य करने लगते हैं। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि परिवार का हर सदस्य शिक्षार्थी से अध्यापक स्तर का बनता चला जाता है और दूसरों को परामर्श देकर किसी के भी परिवार को सुनियोजित सुसंस्कृत बनाने में अपना योगदान देता है। यही कारण है कि समाज में अच्छे परिवारों की एक विशिष्ट दृष्टि से देखा जाता है। परिवार में सैनिक लड़कियों को पराए घर जाना पड़ता है। यदि वे इस प्रकार के वातावरण में रहती हैं तो सहयोग एवं सहकार तथा परिश्रमशीलता का गुण उनमें स्वाभाविक रूप से विकसित होता है और वो नए परिवारों में भी जाकर के बड़ी आसानी से स्वयं को एडजस्ट कर लेती हैं और वहाँ भी अच्छे वातावरण का निर्माण करती हैं। सदस्यों में जिम्मेदारी की भावना के विकास के लिए और सुंदर प्रारूप है ये बनाया गया कि जैसे एक छोटी सरकार में सबके अलग अलग दायित्व अलग अलग विभाग के मंत्री होते हैं, उसी प्रकार से हम भी अपने परिवार में सदस्यों के बीच कार्य का विभाजन कर दें और उसे समय समय पर परिवर्तित करते रहें। आर्थिक व्यवस्था भी खर्च की व्यवस्था बदल बदल के लोग करें तो उससे उनमें पैसे की प्रति जिम्मेदारी की भावना के साथ ही कार्य का ज्ञान होता है और व्यय के प्रति एक विवेकशील दृष्टिकोण का विकास होता है। कौन सा व्यय आवश्यक है, कौन आवश्यक है, कौन उसको कम किया जा सकता है, कौन महत्वपूर्ण है, इसमें अधिक करना है, ये क्षमता का विकास जब सदस्यों में होने लगता है तो वह उनके जीवन में भावी जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसी के साथ ही एक व्यक्ति को श्रम की जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो अपने कहाँ क्या करना है, किस प्रकार करना है, वो स्वयं भी लगता है और दूसरों को भी उसी अनुरूप लगाता है। और ये दायित्व कुछ समय उपरांत बदलते रहे, अगर बदलते रहा जाए तो सब में शनै शनै सारे गुणों का विकास होने लगता है और पारस्परिक परिश्रमशीलता एवं सुव्यवस्था के साथ साथ परस्पर स्नेह का भी विकास होता है। एक परिवार समाज का या राष्ट्र का एक छोटा रूप होता है। हमारा समाज या राष्ट्र कैसा होगा यह परिवारों की सुव्यवस्था पर ही निर्भर करता है। अच्छे परिवार समाज को अच्छे व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन परिवारों में अच्छी दृष्टि का विकास किया गया उनसे ऐसे व्यक्तित्व उभर करके आए हैं जिन्होंने समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं दायित्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन किया और एक उन्नत स्थिति समाज में ले आए, जिसके कारण इतिहास उनका सदैव ऋणी रहेगा और उनके जीवन चरित्रों का अध्ययन सारे लोग करते हैं
केवल इसी आशा और विश्वास के साथ कि किस प्रकार से उन्होंने अपने गुणों का विकास किया। इन गुणों के विकास में जहाँ व्यक्तिगत विशिष्टता होती है, उसमें उसके पीछे परिवार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि परिवार ही एक ऐसा परिवेश प्रदान करता है जिसमें इस प्रकार के गुणों का सहज ही विकास होता है। जिम्मेदारी, परिश्रमशीलता, मितव्ययिता, सहकारिता, ये गुण समन्वय रूप से तभी विकसित होते हैं जब हम परिवार में मिलजुल करके काम करते हैं और अपने दायित्व का बोध करते हैं। अतः आज बहुत आवश्यक है कि एक स्वस्थ स्थिति के मनुष्य निर्माण के लिए परिवार में सुंदर वातावरण का निर्माण किया जाए, जिससे जहाँ एक सामाजिक सुव्यवस्था उत्पन्न होती है, उसके साथ ही व्यक्तियों एवं सदस्यों के जीवन में प्रगति की तमाम सारी संभावनाएं स्वयमेव आकर के साकार होने लगती हैं। इन गुणों के विकास में यदि देखा जाए, समीक्षात्मक रूप से देखा जाए, तो हमारे संयुक्त परिवार सभी सदस्यों में इन गुणों का विकास बहुत आसानी से करते हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार में सबसे बड़ी विशेषता होती है कि परिजनों से जीवंत संपर्क और संबंधों की मधुरता सदैव बनी ही रहती है। कटुता का कोई स्थान नहीं होता। परिवार में जो एक भाव अपनत्व का स्वयं प्रेरणा से आता है, उसी से सारा परिवार बना रहता है। संयुक्त परिवार में अपनेपन का महत्व भी बढ़ जाता है। बड़ों का प्यार छोटों से बना रहता है। स्नेह का यह वातावरण बहुत मजबूत होता है। एक दूसरे को की पर चिंता सदैव बनी रहती है। पूरे परिवार के संबंध दृढ़ एवं मजबूत बने रहते हैं। दीदी, भाई, काका, काकी, दादा, दादी, बुआ, फूफा, भतीजा, भतीजी, पोता, पोती, मुन्ना, मुन्नी आदि सभी एक दूसरे से प्यार के धागे से जुड़े रहते हैं। देवरानी हो या जेठानी, सभी के बच्चे अपने ही लगते हैं। हर संबंधों की परिभाषा स्वयं संयुक्त परिवारों में परिभाषित होती रहती है। कभी घर खाली नहीं लगता, घर सुनसान नहीं होता, घर में किलकारी बनी ही रहती है। माधुर्य भाव सदैव बना रहता है। किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। समाज पर संयुक्त परिवार का प्रभाव ही अच्छा पड़ता है। संयुक्त परिवारों में अपना पराया का भेदभाव नहीं रहता। खेल में, पढ़ाई में, घर के कामों में, बाजार जाने में, घर बीमारी में, सगे संबंधों के बीच में संयुक्त परिवार का प्रभाव बहुत ही मधुर रहता है। एकाकी विश्व के बजाय संयुक्त विश्व का महत्व ज़्यादा रहता है। काका काकी या घर का जो बड़ा है उसके बड़प्पन और जो छोटा हो रहता है उसके अल्हड़पन में सदैव मनोमिलन बना रहता है। बचपन से ही एकमेव एकता के सूत्र में पूरे परिवार को चलाना निश्चित दिशा तो देता ही है, साथ ही एकता की प्रबलता को और भी प्राकट्य करता है। मिल बांटकर कार्य करना, सामूहिक रूप से भोजन करना, इन सभी संस्कारों का उदय होता रहता है। दुख भी बांटना है और सुख भी बांटना है। संयुक्त परिवार में दायित्व बोध एवं जिम्मेदारी का अनुभव होता है। एक दूसरे के लिए दायित्वों को समझना संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी देन होती है। मुंडन से लेकर विवाह तक के संस्कारों का स्वरूप अद्भुत है। इसकी चर्चा गांव से लेकर शहरों में भी होती है। सकारात्मकता संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी देन है। यह भावना प्रारंभ से ही बच्चों में ही पनपने लगती है, जिसका आगे चल करके और भी विकास होता है।
संयुक्त परिवारों में एक दूसरे को सहयोग करना बोझ नहीं माना जाता, बल्कि उसको दायित्व समझा जाता है। इससे दूसरे की पूरक होकर रहने की क्षमता भी बढ़ती है। संयुक्त परिवार के आंगन में संस्कार सदैव जीवंत रहते हैं। संयुक्त परिवार आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से आज के परिवेश में बीमारियां बढ़ रही हैं, उनको डॉक्टरों ने नया नाम दिया है साइकोसोमैटिक, जिसका विश्लेषण ये किया जाता है कि बीमारी तो शरीर में होती है, किंतु उसकी जड़ें कहीं ना कहीं मन में ही होती हैं, मन के, और इसी कारण से औषधीय प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक मूल कारण का निवारण नहीं किया जाएगा तब तक वो मर्ज ठीक कैसे हो। जबकि संयुक्त परिवार में स्वाभाविक रूप से हमारी दायित्व, हमारी चिंताएं, हमारी स्थितियां, हमारे सुख दुख जब सामूहिक होते हैं तो हमारी चिंताएं भी कम होने लगती हैं। इसीलिए कहा गया है कि संस्कार जो धीरे धीरे घर, परिवार और समाज में लुप्त होते जा रहे हैं, तो बहुत आवश्यकता है कि आज संयुक्त में युक्त यानी जुड़ने का भाव पैदा किया जाए। सदैव जुड़े रहने का भाव संयुक्तता में बना रहता है। आज इन भावों के अलावा हर कार्य हो रहा है, किंतु भावनाओं का कहीं न कहीं अकाल पड़ रहा है, और जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हम सबके जीवन में दिखता है। संपन्नता बढ़ी है, शिक्षा बढ़ी है, उपलब्धियां बढ़ी हैं, किंतु मन कहीं न कहीं सूना और सूना होता चला जा रहा है। संयुक्त परिवार में बच्चों के ही नहीं, बड़ों के भी प्रातः जगने से लेकर सोने तक की चिंता पूरा परिवार करता है। इतना ही नहीं, यदि कोई कमजोर भी पड़ता है या हो जाता है तो वो संयुक्त परिवार की मजबूती में मजबूत हो जाता है। सभी उसकी चिंता करते हैं। सतत चलते रहना परिवार का स्वभाव हो जाता है। पूरे परिवार में उदारता का भाव नित्य उत्पन्न और मजबूत होता रहता है। जहाँ हो उदारता वहाँ नहीं रह सकती दरिद्रता, ये कहावत संयुक्त परिवार में चरितार्थ होती है। और ये संयुक्त परिवार जहाँ समाज में एक अच्छे वातावरण का निर्माण करता है, उन सदस्यों में उत्कृष्ट गुणों के विकास की भी बहुत सुंदर संभावनाएं पैदा करता है। और इस संदर्भ में उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो जिन परिवारों में संयुक्त स्वरूप आज भी चल रहा है, वह उनके सदस्यों की स्थिति ही बिल्कुल अलग होती है। किंतु दुर्भाग्य का विषय है, आज परिवार एवं समाज की दिशा भटक गई है। लोग विवाह होते ही तत्काल अलग रहने की योजना बनाने लगते हैं। स्थिति अत्यंत विपन्न हो गई है। ऐसे वातावरण में व्यक्ति सदैव एकाकी सा और ठगा सा रहता है। सामयिक स्वार्थों एवं स्थितियों की दृष्टि से वो अलग तो हो जाता है, किंतु एकल परिवार में जो समस्याएं सामने आती हैं वो बड़ी विचित्र मनस्थिति पैदा करती हैं। यदि कहीं जाना है तो परिवार के साथ जाओ, या फिर उसे अकेले या किसी के भरोसे छोड़ना पड़ता है। संयुक्त परिवार बोझ लगता है होगा, पर एकाकी परिवार उससे भी बड़ा बोझ हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर अकेलापन आड़े आता है। तमाम सारी चिंताएं जो संयुक्त परिवार में चुटकी बजाते ही निपट जाती थी, वो आज पुनः विकराल रूप धारण करती है। और
भय और आशंका का एक ऐसा वातावरण निर्मित होता है जिससे मनस्थिति सदा परेशान रहती है। और इतना ही नहीं, प्राय देखा जाता है अगर पति पत्नी दोनों नौकरी में हैं तो बच्चे अकेले हो जाते हैं, और ऐसे में बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। सब कुछ अलग थलग पड़ जाता है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो भी कष्ट में वह दर्द संयुक्त परिवार में नहीं होता। अकेले और संयुक्त परिवार से अलग रहने में अनेकों नुकसान सामने आते हैं। सबसे पहले अपने परिजनों के संबंध ही भूल जाते हैं। न काका काकी, न दादा दादी, न बुआ जी, न भाई जी, न दीदी भैया, सभी धीरे धीरे करके बिसर जाते हैं। सब कट जाते हैं और हम दो, हमारे दो में से सभी संबंधों की तिलांजलि हो जाती है। संबंधों की स्मरण नहीं, विस्मरण का क्रम चलने लगता है। आज समाजशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में एकल परिवार खतरनाक होता जा रहा है। जेठ जेठानी, देवर देवरानी, भौजी भैया जैसे संबंधों में कमी आ रही है। हम संबंधों की उपेक्षा करने लगे हैं। धीरे धीरे हम अकेले रह जाते हैं। जीवन में अकेले रहने का एकाकीपन मन पर पत्थर से ज़्यादा भारी होने लगता है। ऐसे में दर्द भी नहीं मिटता और लोग सुख का आनंद भी नहीं ले पाते। आंगन का एक होना पूरे परिवार के मन को एक कर देता है। बच्चे के सिर पर दादी के हाथों की सोने से पहले की थाप और छोटी छोटी पौराणिक कहानियाँ बिना किसी पाठ्यक्रम के ज्ञान से बच्चे को सराबोर कर देती है। सभी संबंधों का बचपन में शरीर से स्पर्श एहसास कराता था कि हम सभी एक हैं, हम सब एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। और हमारे संयुक्त परिवार में हमारे बुजुर्ग बच्चों में उन सांस्कृतिक गुणों का निर्माण करते थे जो आगे चल कर के उनके माता पिता के लिए बहुत ही सुखदायी होते थे। एक छोटी सी कथा आती है। एक ने एक के जन्म पर पूछा कि बताओ, मनुष्य के जन्म और जानवर के जन्म में क्या अंतर होता है। इस प्रश्न का उत्तर देते समय कहा गया, मनुष्य जब जन्म लेता है तो किसी का बेटा, बेटी, भाई अथवा बहन होता है, अथवा किसी का चाचा होता है, परंतु जानवर किसी का कुछ भी नहीं होता। मनुष्य में मन और भाव होता है और यह रिश्ते को जन्म देता है। जानवर किसी रिश्ते को जन्म नहीं देता। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता और सत्य है कि ये भावनाएं ही व्यक्ति के अंदर रसों का संचार भी करती हैं, जो उसके जीवन के स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायित्व होती है। संयुक्त परिवार की यूं तो अनेकों घटनाएं हैं, किंतु अनेक समाजशास्त्रियों ने दो परिवारों की बहुत विश्लेषण के रूप में, उदाहरण के रूप में रखा है। ग्वालियर में एक परिवार है जिसके 3 भाई साथ रहते हैं। इनके माता पिता भी साथ ही रहते हैं। एक चूल्हे पर ही पूरे परिवार को भोजन बनता है। पूरे परिवार में लगभग 10 बच्चे हैं। सभी एक साथ रहते हैं। उस परिवार की एकता और समता देखने लायक है। एक बार बीच वाले भाई के बच्चे को तबीयत खराब हुई तो बड़े भाई की पत्नी उनके बच्चों के साथ बड़ी माँ की तरह उनका इलाज कराती रही। माँ ग्वालियर में ही रही और बड़ी माँ बच्चे के साथ रही। घर के संयुक्त परिवार का यह विश्वास और अपनापन अनूठा होता है। ऐसे स्नेह के वातावरण में असंभव विसंभव हो जाता है। और जब स्नेह का प्रवाह बहता है तो बड़ी से बड़ी बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं।
संयुक्त परिवार की एकता प्रतिबद्धता के आगे सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। तीनों भाई दुकान बंद करके आते हैं और एक एक दिशा में स्थित भगवान के दर्शन करके घर लौटते हैं। घर पहुंचकर बड़े भाई को नगद दे देते हैं। उसके बाद माँ को पूरी जानकारी दी जाती है। फिर तीनों भाई एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इस तरह का ये अनूठा संयुक्त प्रेम परिवार को आपसी तालमेल की नहीं, व्यवसायिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ी कीर्तिमान स्थापित करने में मदद कर रहा है। क्योंकि संयुक्त परिवार संवेदनशीलता का अटूट बंधन है। एकाकीपन या अकेलेपन रहना मनोरोगों को जन्म देता है। यह परिजनों से दूर रहने जैसा अभिशाप जैसा ही हो जाता है। संयुक्त परिवार आज के भौतिकतावादी युग में परम आवश्यक है। वस्तुतः देखा जाए तो संयुक्त परिवार में देश बसता है। हमारी संस्कृति और परंपराएं और मर्यादाएं सबों का पोषण संयुक्त परिवार में होता है। एकल परिवार में तो कुछ समय ही नहीं रहता। न समय है, न सूझबूझ है, न भावनाएं हैं। सब का अकाल सा पड़ा रहता और किस जैसे तैसे किसी प्रकार से जीवन कटता रहता है। हाँ, संपन्नता के कारण हो सकता है रोज शाम को नए नए होटल में भोजन किया जाए, नई नई वस्तुएं खरीदी जाएं, किंतु सत्य तो ये है, ये चीजें भी मन को प्रसन्न नहीं कर पाती। और जो सुख, मानसिक सुख संयुक्त परिवार में सहज रूप में उपलब्ध हो जाता था, जो संतुष्टि चेहरे पर चमकती थी, वह इन महंगी महंगी सामग्रियों से भी देने में अक्षम रहती है। उसके बाद आज प्रतियोगिता का युग है। व्यक्ति महंगी कार लाकर के अपने दरवाजे खड़ी करता है और गर्व से पूरे मोहल्ले पे तो आप झाड़ता है, किंतु अभी एक हफ्ता भी नहीं होता दूसरा आदमी उससे भी महंगी गाड़ी ले आता है, तो वो उस व्यक्ति को अपनी गाड़ी, वो महंगी गाड़ी काटने की कोशिश लगती है और जिस बात पे गर्व कर रहा था वो उसका गर्व चूर चूर होता है। ये दृष्टिकोण का महत्व है। गाड़ी सुविधा के लिए ली गई है अथवा प्रदर्शन के लिए, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। यदि सुविधा के लिए की गई है तो कोई समस्या नहीं, कोई भी कैसी गाड़ी लाए लाता रहे, अपना काम तो अच्छे से चल रहा है। ये मानसिक भावनाओं का अकाल व्यक्ति को मनोरोगों से ग्रस्त कर देता है और एकाकी जीवन। संयुक्त परिवार में तो हम चार लोगों से चर्चा करते हैं, अपनी कष्ट कहते हैं, अपनी बात कहते हैं, अपने भाव कहते हैं, तो उनका निराकरण भी स्वयं में होता चला जाता है। और समस्याएं जो आती भी हैं उनको लगती ही नहीं कि समस्याएं हैं, क्योंकि उनकी समाधान के लिए हमारे पास काफ़ी लोग होते हैं। किंतु एकल परिवार में कोई छोटी भी समस्या आ गई तो व्यक्ति परेशान उठता है कि उन समस्याओं से निपटे अथवा अपने व्यवसाय, घर परिवार, नौकरी, कार्यालय को देखें। जबकि एकता के सूत्र में बंधे रहने वाले संयुक्त परिवार में सारा संसार समाहित रहता है। सत्यता तो यह है कि देखा जाए तो भारतीय जीवन शैली का नाम ही संयुक्त परिवार है। परिवार का आधार संवेदना है।
संवेदनशील भावनाओं की डोर से रिश्तों की मिठास एवं मधुरता बनी और बुनी रहती है। संयुक्त परिवार में रिश्तों की ये मधुरता अधिक व्यापक होती जाती है। इससे परिवार के सदस्यों का श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास भी होता है और सुखद परिस्थितियों का निर्माण भी होता है। व्यक्तित्व के गुण नैसर्गिक रूप से विकसित होते हैं, उसमें किसी प्रकार की बनावट या कोई छद्म नहीं होता। सत्यता तो ये है कि संयुक्त परिवार श्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण का प्रमुख आधार है। प्रारंभ से ही वो वहाँ पर सामाजिकता का विकास होता है और सहकार स्वार्थवादिता से ऊपर उठ करके दूसरों के हित चिंतन के लिए मनोभूमिका तैयार करता है। अतः यहीं पर सुख शांति एवं समृद्धि रहती है। इसी को स्वर्गीय दिव्यता कहते हैं। अतः हमें संयुक्त परिवार में को महत्व अवश्य देना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारी तमाम सारी समस्याओं का समाधान ही नहीं होता है, पारिवारिक सदस्यों में अच्छी क्षमताओं का विकास भी होता है और जिन गुणों के लिए हमें नैतिक शिक्षा, तमाम सारे संसाधन जुटाने पड़ते हैं किंतु उनका प्रभाव नहीं पड़ता, उन सब गुणों का विकास और प्रशिक्षण संयुक्त परिवार में कि अच्छे वातावरण में स्वयं में होता चला जाता है और हमारे अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आज मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं पहले सबसे ज्यादा महत्व आईक्यू का होता था, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, किंतु अब आईक्यू के साथ साथ ईक्यू इमोशनल तथा एसक्यू अर्थात स्पिरिचुअल क्यू, इनका भी महत्व बहुत अधिक देखा जाता है। बड़े बड़े इंटरव्यूज में, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में व्यक्तित्व में कितना समाहित है ईक्यू और एसक्यू, इसकी परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाता है, क्योंकि ये भी व्यक्तित्व के अनिवार्य घटक होते हैं। और हमारे संयुक्त परिवारों में इन सारे गुणों का विकास स्वयं होता चला जाता था। आज विडंबना है कि आईक्यू तो बहुत बढ़ रहा है किंतु ईक्यू और एसक्यू घटता चला जा रहा है, जिसके कारण हमारे जीवन में संपन्नता, आर्थिक संसाधन भले ही बढ़ गए हों किंतु सुख शांति और आनंद की मात्रा घटती चली जा रही। अतः एक बार फिर हमें अच्छी पारिवारिक सुव्यवस्था की ओर ध्यान देना ही होगा। भले हमारा आर्थिक स्तर उतना ऊंचा न उठे, हमारे संसाधन प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से भले कम रहे, किंतु मनस्थिति के निर्माण में, भावनात्मक सहकार में हम सब श्रेष्ठ होते चले जाएं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और भारतीय संस्कृति की यही विशेषता रही है कि वह सामान्य परिस्थितियों में भी प्रफुल्ल जीवन यापन की शैली प्रदान करता है। अतः आज पारिवारिक व्यवस्था एवं विशेष रूप से संयुक्त परिवार की परिपाटी पर हमें पुनः लौटना होगा, उसके महत्व को समझना होगा, स्वीकार करना होगा, उसको अपनाना होगा। निश्चित रूप से सारी उपलब्धियां स्वयं में मिलती चली जाएंगी। धन्यवाद।